वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक जोन। हमने लास्ट टाइम अपना चैप्टर स्टार्ट किया था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और इसका जो आज का टॉपिक जो है वो है पोजीशन ऑफ इंडियन सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। लास्ट टाइम हमने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा था कि ब्रिटिश रूल के अंडर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हाल था, और आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका क्या हाल है। इसका फर्स्ट टॉपिक जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहता है, डी का मतलब होता है डिक्लाइन। किस चीज़ का डिक्लाइन करता था? हमारा एक हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस था जो अपनी फाइन क्वालिटी की वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस था। अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने देखा कि इन्होंने जब हमारे इंडस्ट्री से देखा कि यार इनका तो हैंडीक्राफ्ट सिस्टम बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो अब अपनी ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी चली, अगर ये इतनी अच्छी चलेगी तो हम अपना इंडस्ट्रीज़ को कैसे अच्छा करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि हम अपना हमारा जो हैंडीक्राफ्ट का जो बिज़नेस है सबसे पहले इसको ख़त्म किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने टू फोल्ड सिस्टम चलाया। अब ये आता हमारा कि टू फोल्ड सिस्टम जो होता है वो क्या होता है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि हमारे यहाँ से ये जो रॉ मटेरियल जो था उसको चीप रेट्स पे ले जाते थे। इन्होंने सोचा कि इनका जो कच्चा माल है उसको हम सस्ते दामों पे ले जाते हैं, हमारे ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज ले जाएंगे और वहाँ से फाइनल प्रोडक्ट लाके हम इंडिया में ही बेचेंगे। अब जैसे मान लो वो यहाँ से लकड़ी ले गए, अब लकड़ी अगर टन्स में ले जाते हैं, वो मान लो 1000 रुपये के हिसाब से ले गए और वहाँ से वो बना के ला रहे हैं, जिससे उन्होंने लकड़ी को यूज़ करके टेबल बना दिया, बेड बना दिया। अब पर हर एक टेबल की जो कॉस्ट जो अगर आपकी एक टेबल आ रही है उसकी कॉस्ट है 3000 रुपीज़, और अगर आपका एक बेड बन के आ रहा है और वो आपका बन के आ रहा है 4500 में, एक की वो जा रही है। आपकी लकड़ी कच्चा माल जो है वो कितने में जा रहा है? 1000 में। और आपकी अगर एक टेबल बन के आ रही है या आपकी बेड बन के आ रही है 3000 में बन के आ रही है, 4500 की आ रही है, तो उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। तो सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि हमारा रॉ मटेरियल ले जाते थे और वहाँ से फाइनल गुड्स को वो लेके आते थे। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया कि हमारी सेकंड पॉलिसी आती है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो उन्होंने कर दिया। अब डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या था कि पहले जब वो रॉ मटेरियल ले जाते थे तो उसके लिए हमें पैसे देते थे। अब उन्होंने कहा जी एक्सपोर्ट भी फ्री होगा और जी इम्पोर्ट भी फ्री होगा। यहाँ से जो कच्चा माल जाएगा उसका भी कोई पैसा नहीं है, और वहाँ से जो हमारा फिनिश गुड्स जो माल तैयार होकर आएगा उसका भी कोई पैसा नहीं जाएगा। अब ये हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में। तो ये था कंपटीशन विद फॉरेन मार्केट। कंपटीशन फॉरेन मार्केट में क्या था कि जो हमारे जो थे, तो हमारा तो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस था, अब उनके जो मशीन के बने गुड्स होते थे वो चीप होते थे, बड़े सस्ते होते थे, और उनकी जो क्वालिटी जो होती थी वो भी बहुत अच्छी होती थी। और हमारे इंडियन गुड्स जो थे क्योंकि वो हाथ के बने होते थे तो थोड़ा कॉस्टली होते थे। अब लोगों को मशीन के गुड्स मिल रहे हैं और वो भी सस्ते दामों में मिल रहे हैं, तो वो प्रेफर करते थे कि हम इतनी महंगी चीज़ क्यों लें, जब हमारे पैसे बच रहे हैं, हमें चीज़ें सस्ती मिल रही है तो हम अपनी मशीन के गुड्स ले लेते हैं। तो इस वजह से जो हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ा, और इस वजह से हमें ऐसा था कि हमारा कंपटीशन में फॉरेन मार्केट जो था हम उसके साथ हमारा इंडिया जो था वो कम्पीट नहीं कर पाया। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। न्यू पैटर्न फोर्थ पॉइंट जो है अ न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। हमारा पैटर्न जो था डिमांड का, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड में क्या था, हमारा जो डिमांड जो थी वो बदलती रहती थी। अब जैसे कि मान लो पहले जो थी वो पहले लोग कुर्ती पहनते थे, लेडीज चादर या फिर सिर्फ सलवार पहन ली, कभी लेगिंग देखी थी किसी को पहने हुए, लेगिंग या पैंट प्लाजो। लेकिन अब जैसी लेगिंग आई तो जी लेगिंग पहनने लगे, प्लाजो आया तो जी प्लाजो की डिमांड हो गई, उसकी प्रोडक्शन चालू हो गई, पैंट्स आई तो जी पैंट्स की प्रोडक्शन चालू हो गई। तो जो ब्रिटेन जो था जो अपनी प्रोडक्शन करता था वो अपनी डिमांड को रख के करता था कि जिस चीज़ की डिमांड हुई है, और उसको टाइम पे पूरा भी करता था। तो लोग जो थे वो ज़्यादा प्रेफर करते थे ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स को, क्योंकि वो गुड्स की प्रोडक्शन को करता था, डिमांड को ध्यान में रख के करता था कि जो भी चीज़ लेटेस्ट आ रही है वो उसके हिसाब से प्रोडक्शन करता था। यानी हम कह सकते हैं कि न्यू क्लास ऑफ पीपल जो थे वो एमर्ज हो रहे थे ब्रिटिश रूल में, एक न्यू थिंकिंग जो थी वो डेवलप हो रही थी, और जो ब्रिटेन जो था वो इस सब चीज़ को जो भी डिमांड चल रही है उसके हिसाब से प्रोडक्शन करता था, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखता था। अब आता है हमारा मोर मार्केट्स फॉर ब्रिटिश गुड्स। हमारी क्या थी कि रेलवेज इंट्रोडक्शन, ब्रिटिश ने हमारी रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया था और इसकी डेवलपमेंट की थी, तो इस वजह से ब्रिटेन को और भी ज़्यादा मार्केट मिली थी। वो अपने रेलवेज़ में क्या करते थे, अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ईजी ले जाते थे। हम इंडियंस उसको यूज़ नहीं करते थे, इंडियंस को अपना माल पहुँचाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, और जो रेलवेज़ थी उसके थ्रू अपना सामान को बहुत जल्दी ले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए भी उसकी जो गुड्स की जो डिमांड थी वो ज़्यादा बढ़ गई, और हमारे क्योंकि प्राइस तो ज़्यादा होती थी और पहुंचता भी लेट था, तो फिर इसलिए हमको कम उसके ऑर्डर आने लगे, उसकी प्रोडक्शन हमारी कम हो गई। अब आता है पोजीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ चुके हैं, हम अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ चुके हैं। अब हमारा आता है कि फॉरेन ट्रेड का क्या हाल था। फॉरेन ट्रेड का हाल तो ये था कि सबसे पहले उसने हमें, अभी तो ये तो पता ही है कि उसने हमें एक्सपोर्टर बना दिया था रॉ मटेरियल का एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, कि मीन्स हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था और वो भी फ्री में जाता था, वहाँ से जो भी फिनिश गुड्स आता था उसका भी कोई पैसा नहीं आता था। अब यहाँ से हमारा जो रॉ मटेरियल जाता था, जैसे कि हमारा शुगर जा रही है, उससे फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा है,
हमारा वूल जा रहा, तो हमारे वूलन क्लोथ्स बन के आ रहे हैं। और वो जो क्या करते थे, ब्रिटेन की इंडस्ट्री वहाँ से जो भी फाइनल गुड्स बनता था तो सीधा आके यहाँ पे बेच देते थे। सेकेंड पॉइंट आता है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। अब इसके अंदर क्या होता है, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल में यह था कि इन्होंने देखा कि जैसे ब्रिटेन और इंडिया जो थे वो कैसे ट्रेड करते थे, बाय लैंड करते थे। अब बाय लैंड में रेलवे भी इंट्रोड्यूस हो गई थी उनकी, उनको यहाँ से ऐसे ही घूम के जाना पड़ता था, या तो फिर उनको यहाँ से ऐसे घूम के जाना पड़ते थे। तो ब्रिटेन कह रहे थे कि यार ये तो हमें बहुत लंबा पड़ जाता है कि हम जो ट्रेड करते हैं हमें बहुत टाइम भी लग जाता है, तो कोई इसका शॉर्ट तरीका होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि इन दोनों के बीच में, ब्रिटेन और इंडिया के बीच में जो ये पानी था, उन्होंने एक आर्टिफिशियल वाटर वे था ना कि हम वो डेवलप करते हैं, जिससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचेगी और हम इंडिया के साथ ज़्यादा समय तक, ज़्यादा जल्दी हम उसके साथ ट्रेड कर पाएंगे। तो उन्होंने ये एक आर्टिफिशियल वाटर वे बना दिया। इस आर्टिफिशियल वाटर वे का नाम है स्विस कैनाल, इसको बोलते हैं ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल। इससे ब्रिटेन को इंडिया के साथ ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। अच्छा, अब उसने इसके साथ में सबसे पहले उसने क्या किया, मोनोपोली कंट्रोल में हमारा ब्रिटेन और इंडिया के बीच में एक आर्टिफिशियल वाटर वे बना दिया। और दूसरा उन्होंने इंडिया के साथ ये कहा कि जो आपका जो रॉ मटेरियल जो जाता है, जैसे मान लो आपका 100% रॉ मटेरियल है, इसमें से मोर देन हाफ, यानी आप ये कह सकते हो कि 60 है या 70% है, ये सीधा ब्रिटेन को जाएगा, और जो बाकी रिमेनिंग है वो आप अदर कंट्रीज़ में सेंड कर सकते हो अपना रॉ मटेरियल। अब जो बाकी बची कंट्री थी उनका माल जाता कहाँ था, एक तो ब्रिटेन में जाता था मोर देन हाफ, यानी कि 60 या 70, बाकी जाता था आपके या तो चाइना में जाता था, या श्रीलंका में जाता था, या फिर आपका ईरान में जाता था। तो मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल में तो एक तो ये ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल का पॉइंट आ जाता है हमारा, और दूसरा पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि ये जो मोर देन हाफ जो था आपका वो ब्रिटेन में जाता था। अब थर्ड आता है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब इसमें क्या था कि हमारे पास पैसा जो था सिर्फ उसी से आया था, जो भी हमने एक्सपोर्ट जो हमने किया था, जो भी हमारा पैसा आया था, उससे जो भी हमें मनी रिसीव्ड हुआ था, अब वो पैसा आया भी था सारा, वो भी हमारा ब्रिटेन के हाथ में ही था पैसा। अब उन्होंने इसको कहाँ पर यूज़ किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या था कि अपने टाइम में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी, तो इसमें उसको बहुत लॉस हुआ था। एक तो उसने उस मनी को क्या किया, हमारे अपनी उस रिकवरी में उसको यूज़ कर लिया, और ब्रिटेन ने अपने ऑफिस वगैरह बनाने में भी उन पैसों को यूज़ किया। तो उसने क्या किया, वो पैसा जो भी रिसीव हुआ था उसको भी वो अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर दिया था। तो और एक तरीके से उसने हमारे इंडिया को खाली कर दिया था, उसे कुछ पैसा नहीं छोड़ा था, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा था। एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, जो भी मनी रिसीव हो रहा है, बाद में जो मनी रिसीव हुआ था वो अपने ऑफिस सेटअप करने पे लग दिया, और जो भी उनको हाफ लॉस हुआ था उनको अपनी वॉर में, तो उसने पैसा उसको अपने वहाँ पे यूज़ कर दिया था। तो आज की वीडियो में हमारा बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो आज के टॉपिक से बने जो भी नोट्स हैं वो बने, उसका लिंक जो है मैंने सब्सक्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार आप उसको रीड कर लेना। और प्लीज़ थैंक यू सो मच।